दिनों आपके खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे आप उसके साथ कोई गुफ्तगू हमले के हवाले से। लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी सरप्राइजिंग था कि आधा घंटा तो उन्होंने उसके ऊपर कोई जिक्र ही नहीं किया। साहब के ऊपर दोबारा हमले की खबरें गर्दिश कर रही है, क्या खान साहब के साथ इस मामले में कोई गुफ्तगू हुई है? सर, हमारी सियासी तरबियत और अखलाकी तरबियत यहाँ तक पहुँच गई कि अरशद शरीफ साहब शहीद ने अपने आप को शहीद करके बताया कि मुझे खतरात लाहक थे। इमरान खान साहब अपने ज़ख्म दिखा रहे हैं कि वाकई मुझे गोलियां लगी है, तो हमारी सियासी तरबियत और अखलाकी तरबियत कहाँ है? आप क्या कहेंगे? उनकी जो टांग की सिचुएशन है, वो जो एक गोली उनको नीचे लगी है, वो बहुत उनको तंग कर रही है। शाखाना के 30,000 तक गिफ्ट तो आप वैसे ही लेके जा सकते हैं। ये जो भी एपिसोड हुई है इससे कतई नज़र, इसलिए कि ये इसमें कोई चीज़ इल्लीगल नहीं हुई। खान साहब ने कानून के मुताबिक ख़रीदा है, कानून के मुताबिक बेचा है। अब इस हुकूमत को और कुछ नहीं मिला। देखें, 3 साल तो होते हुए नज़र नहीं आते, इतनी जल्दी नहीं होंगे, कुछ टाइम लगेगा। मेरी तबीयत बेहतर होती है तो पिंडी में हर हालत में मैं पहुंचूंगा। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है, लॉन्ग मार्च हर हालत में होगा। खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल, और मैं हूं इब्न नबील, और आज हम मौजूद हैं जनाब अतर कादमी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कादमी साहब इस बोर्ड गुफ्तगू करते हैं, नेशनल फोरम इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को मुनफरिद अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं और सियासत पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। और आजकल जो लॉन्ग मार्च के हवाले से गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, इस हवाले से बातचीत करेंगे और लॉन्ग मार्च किस हद तक कामयाबी की तरफ जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। सर, गुज़श्ता दिनों आपके खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे आप उसके साथ कोई गुफ्तगू? देखिए, काफ़ी चीज़ हुई है। जब से खान साहब को गोली लगी थी उसके बाद ये पहली मुलाकात थी। तो पहली चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब हम जाएंगे तो खान साहब बताएंगे कि मुझे इस तरह गोलियां लगी, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मुझे ये किया गया, वो किया गया। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोली के हवाले से हमारी बातचीत होगी, हमले के हवाले से। लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी सरप्राइजिंग था कि आधा घंटा तो उन्होंने उसके ऊपर कोई जिक्र ही नहीं किया और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बात करते रहे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से वो कहते रहे, पर गोली का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। आधे घंटे के बाद एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप जो है अपनी टांग आपकी कैसी है, टांग के हवाले से तो बताएं। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने सरसरी सा जिक्र किया और दोबारा फिर वो उसी के ऊपर आ गए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस किस्म की बातें होती रहीं। तो बाकी ये बताने का मकसद ये है कि वो इतने कमिटेड हैं जो भी वो कर रहे हैं कि वो अपने सियासी बयानिए को लेके चल रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जब भी मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत बेहतर होती है तो पिंडी में हर हालत में मैं पहुंचूंगा। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है, लॉन्ग मार्च हर हालत में होगा। खान साहब के ऊपर दोबारा हमले की खबरें गर्दिश कर रही है, क्या खान साहब के साथ इस मामले में कोई गुफ्तगू हुई है आपकी? जी, सिक्योरिटी के हवाले से हुई थी, बल्कि उनसे कहा भी, वहाँ पे 1-2 सहाफ़ियों ने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ हद तक तो हम बढ़ाएंगे अपनी सिक्योरिटी जो हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपने अवामी सियासत करनी है तो ये तो नहीं हो सकता कि अपने आप को बिल्कुल ही कंटेनर के अंदर बंद कर लें। लेकिन उस दिन जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात थे। बाहर सड़क के ऊपर और खान साहब के गेट के बाहर पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद में नफरी तैनात थी। अंदर जो है घर के करीब जो लोग खान साहब के पास थे, जो घर के अंदर और छतों पे, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लोग थे, वहाँ की पुलिस के जो कमांडोज वगैरह थे वो थे। उसके ऊपर भी कुछ लोगों को इतराज़ है कि जी खैबर पख्तूनख्वा से आपने पुलिस क्यों मंगवाई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतराज़ होना चाहिए, पर एनीवे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात तो हैं। सर, हमारी सियासी तरबियत और अखलाकी तरबियत यहाँ तक पहुँच गई कि अरशद शरीफ साहब शहीद ने अपने आप को शहीद करके बताया कि मुझे खतरात लाहक थे। इमरान खान साहब अपने ज़ख्म दिखा रहे हैं कि वाकई मुझे गोलियां लगी है, तो हमारी सियासी तरबियत और अखलाकी तरबियत कहाँ है? आप क्या कहेंगे आवाम को? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, टू बी ऑनेस्ट, ये हमने माजी में भी देखा है कि जब बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा बीमार थी उस वक्त भी बहुत सारे लोग कहते थे, पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक है ये कुलसूम नवाज़ साहिबा की अपनी फैमिली का है, इसलिए वो वहाँ पे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये एक जो है ना, एक कोई नई ट्रेंड नहीं है, ये एक तसलसल है, वाक़यात का तसलसल है, हमारी जो सियासी रवायात का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी खान साहब ने जिस दिन कंटेनर पे खड़े होकर ओए कहा था तो हमारी कोई सियासी ज़ुबान ख़राब हो गई। नहीं, हकीकत ये है कि आप भुट्टो साहब के जलसे जाके उठा के देख लें कैसी कैसी वो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, जिस तरीके से दुश्मन तराजी होती रही। तो ये एक तसलसल है उसका, लेकिन नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी जमात की जानिब से हो, PTI की जानिब से हो या उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से
سے ہو, کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں پہ کم از کم ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیں عام بچہ کوئی کر دے ٹویٹر کے اوپر وہ اور بات ہے, جب سینئر قائدین, جب مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی ایک سنجیدہ شخصیت جو ملک کے ایک بڑے لیڈر ہیں جن کا ووٹ بینک بھی ہے, لوگوں کو پتہ ہے ان کا ایک کردار ہے پاکستان کی سیاست میں, جب وہ اس کو شاہ رخ خان, سلمان خان اس طرح کی چیزوں سے جوڑنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں پھر وہ بدقسمتی ہے ہماری. سر خان صاحب کے لانگ مارچ, خان صاحب پہنچیں گے, آئیں گے یا ویڈیو لنک کے تھرو اسلام آباد جب آئیں گے تو؟ دیکھیں ان کی جو ٹانگ کی سچویشن ہے, وہ جو ایک گولی ان کو نیچے لگی ہے وہ بہت ان کو تنگ کر رہی ہے, اور ٹانگ پہ وہاں پہ وہ پریشر بھی نہیں ڈال سکتے. اس دن بھی وہ فریم کے ذریعے واک کرتے ہوئے آئے, بلکہ 1.5 گھنٹہ ہم تقریباً وہاں پہ بیٹھے, اور ہر 15 سے 30 سیکنڈ بلکہ اس سے بھی کم ٹائم میں وہ ان کو بار بار اپنی پوزیشن چینج کرنی پڑتی تھی, وہ اتنی تکلیف میں تھے. لیکن اس تکلیف کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں تقریباً 2 ہفتے مجھے لگیں گے, لیکن جب بھی میرا لانگ مارچ پہنچے گا میں اس کے ساتھ وہاں پہ پہنچوں گا. ناظرین میں مختصراً 1-2 سوالات کروں گا. عیسیٰ نقوی صاحب یہاں بھی تشریف فرمایا اور کاظمی صاحب کے مہمان بہت آنا جانا لگا رہتا ہے. سر توشہ خانہ کے حوالے سے مختصراً عمر فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ جرنلزم میں جو بھی ہوتا ہے کہ کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. عمر فاروق صاحب کے اوپر اپنے الزامات ہیں, وہ کس قسم کے الزامات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور اس خبر کا تو ویسے ہی بڑا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. لیکن اوور آل توشہ خانہ کے رولز آج میں پڑھ رہا تھا, اور میں نے اس کے وہ پورا وہ 4 پیجز کا ایک وہ پیپر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, تو وہ میں نے پڑھا, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. توشہ خانہ کے 30,000 تک گفٹ تو آپ ویسے ہی لے کے جا سکتے ہیں. یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوئی ہے اس سے قطع نظر, اس لیے کہ یہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں ہوئی. خان صاحب نے قانون کے مطابق خریدا ہے, قانون کے مطابق بیچا ہے. اب اس حکومت کو اور کچھ نہیں ملا. دیکھیں 3 سال کی حکومت تھی, ہر سال کا کئی ہزار ارب کا بجٹ تھا, اس میں ان کو ملا کیا ہے, ایک گھڑی, اور وہ بھی جو اس نے قانونی طور پہ خریدی تھی. تو ان کو کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے. لیکن جہاں تک یہ توشہ خانہ کا تعلق ہے, میرے خیال میں اس حوالے سے ایسا قانون ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز بھی توشہ خانہ میں آئے گی, وہ کوئی بھی سربراہ مملکت ہو, وہ اس کو نہیں لے سکتا, وہ قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے. اور اس کا جو انفارچونیٹ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو گفٹس ہیں وہ 1.5 سال کے بعد ویسے ہی آکشن ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو میرا اور آپ جیسا شخص نہیں خرید سکتا. اعلیٰ سرکاری افسران جس میں فوجی اور سویلین صرف وہ خرید سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چینج ہونی چاہیے, اور عوامی مفاد میں اس حوالے سے قانون سازی. الیکشن کب؟ الیکشن مجھے اس سال تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, اتنی جلدی نہیں ہوں گے, کچھ ٹائم لگے گا الیکشن. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو.